करने में, बोर्ड पे ध्यान दे लो, मिशन अमृत सरोवर क्रियान्वयन करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्वेश्चन देख लो, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर, बोलिए मेरे साथ एक बार, मिशन अमृत सरोवर क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन करने पे कौन सा राज्य शीर्ष यानी टॉप पे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। मिशन अमृत सरोवर क्रियान्वयन करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अरे क्या जाएगा? जम्मू कश्मीर। मैं फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट योजना है, मोस्ट कर लेना इसको, एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूट करना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। चौथा नंबर अपने राजस्थान का है। ध्यान से सुन लो, मिशन अमृत सरोवर, ये अमृत सरोवर वो योजना है जल के संरक्षण करने से, जल को रिजर्वेशन करने से, जल को संरक्षण करने से, जल को व्यर्थ वेस्ट करने से, बिल्कुल जल का सही यूज होना चाहिए। और इसी दिशा के अंदर ये योजना लाई गई थी और ये योजना नेशनल लेवल पे थी और इस योजना को टॉप करके दिखाया यूपी ने। अरे किसने दिखाया? यूपी ने। तो मिशन अमृत सरोवर क्रियान्वयन करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुछ बातें सीख लेते हैं। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश, देख लो यहाँ पे उत्तर प्रदेश योजना समझ में आ गई। इसकी जो राजधानी है बेटा लखनऊ है। क्या है? लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ का प्राचीन नाम, यह भी लिखा रखा मैंने, प्राचीन नाम अवध। प्राचीन नाम अवध, पता सभी को। लखनऊ को भारत के नवाबों की नगरी कहते हैं। भारत के नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अच्छे से लिख लो इसको। उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ध्यान से रखना। आपको अगर गवर्नर पूछे, गवर्नर का भी पता है, आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सा भी बेसिक पूछ लेगा आपसे, आपको ये सारे बेसिक पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग और जो बेसिक है वो बोल रहा हूं, लिखा भी रखे मैंने कई बच्चों को, जो नहीं लिख रखे वो लिख लेना। मिशन अमृत सरोवर क्रियान्वयन में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या इसकी? लखनऊ। और गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये बात पूछी गई है कि भारत की यूपी शहर है, उसका जो राजधानी लखनऊ है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। इंपोर्टेंट है। प्राचीन नाम इसका अवध है और पहला भारत का जो बैंक बना था वो अवध कॉमर्शियल बैंक बना था। कौन सा बैंक बना था? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत के नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? और राजस्थान के नवाबों की नगरी टॉप को कहते हैं। किसे कहते हैं? टॉप को। तो हर लाइन को कनेक्ट कीजिए आप। आगे देखो, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है भाई? आनंदीबेन पटेल। आगे लिखो, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी, इसमें लिखना है, हाल ही में भारत का नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क की स्थापना यूपी में की जाएगी। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन ऐसे बोला था क्या? हाल ही में घोषणा के अनुसार। हाँ चलो इसको सही कर लो, लिख लिया। हाल ही में नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क की स्थापना करने की घोषणा। जैव विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा। जैव विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए की गई है। जो इस प्रकार का पहला पार्क होगा, जो ये पहला लग गया ना, इंपोर्टेंट है, पार्क जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क, जो इस प्रकार का भारत का पहला पार्क होगा, जो इस प्रकार का भारत का पहला पार्क होगा। इंपोर्टेंट कर देना भाई इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर देना। अरे कौन सा पार्क? एक क्वेश्चन लिख लो,
हाल ही में यूपी ने पंचामृत योजना को शुरू किया है। पंचामृत, हाल ही में यूपी ने पंचामृत ये भी मैंने पढ़ा रखा, पता हो तो। पंचामृत बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपसे गलती ना हो। पंचामृत योजना को शुरू किया है, शुरू किया है। एक लिख लो। आपको पता है जल शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया था 2022 का? ये भी पढ़ा रखा है मैंने, पता है ना? लिखो, हाल ही में जल शक्ति, हाल ही में जल शक्ति पुरस्कार 2022, हाल ही में जल शक्ति पुरस्कार 2022, हाल ही में जल शक्ति पुरस्कार 2022 यूपी को दिया गया है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी सारी बातें लिखाई थी मैंने। जल शक्ति मंत्रालय के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, तो जोधपुर से हैं। अरे कहां से हैं? जोधपुर से। और पहली बार 2019 के सांसद चुनाव के बाद ही जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई थी, इससे पहले नहीं था, नहीं था ना। तो ये आपका सारा का सारा इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें करंट के कई सारे यूनिक पॉइंट बन रहे हैं, इनको आप सीरियसली एड्रेस करना है। जल शक्ति, वो क्या बोला मैंने? जल शक्ति पुरस्कार 2022 यूपी राज्य को दिया गया है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लिख लो इसी के अंदर। उत्तर प्रदेश का भारत में, उत्तर प्रदेश का भारत में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, अपडेट करवा रहा हूं पूरा, नहीं पढ़ पाओगे। उत्तर प्रदेश का भारत में सब्जी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का भारत में सब्जी उत्पादन में पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट कहते हैं इस बात को। इनके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और बना लो जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश का भारत में सब्जी उत्पादन में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। दूसरा लिखो, फलों में, फलों के उत्पादन में, मैं इसी के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन आपके डेली लिखाता रहूंगा इसमें, तो आपका अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। जहां से लगभग क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। फलों के उत्पादन में भारत का, फलों के उत्पादन में भारत का आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। भारत के आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। फलों के उत्पादन में भारत के आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। फलों के उत्पादन में, फल जानते हो ना, फ्रूट्स, सब्जी, वेजिटेबल्स। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था भाई? फलों के उत्पादन में भारत के आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। एक और क्वेश्चन लिख लो, मछली उत्पादन में, मछली उत्पादन में, मछली उत्पादन में भारत के तमिलनाडु का पहला स्थान है। भारत के तमिलनाडु का, मैं भारत के बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। आप कंपैरिजन में गलती करते हो, बोला विश्व में है, भारत में है या स्टेट में है। मैं फिर बोल रहा हूं, मछली उत्पादन में भारत के तमिलनाडु का पहला स्थान है। क्वेश्चन सब बोलिए। अरे पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने? एक और लिख लो करंट का अपडेट। चीनी के उत्पादन में, चीनी, चीनी के उत्पादन में भारत के महाराष्ट्र का पहला स्थान है। चीनी के उत्पादन में भारत के महाराष्ट्र का पहला स्थान है। गन्ना नहीं बता रहा हूं मैं, करंट बता रहा हूं, नालायक को सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। अरे एक बार लिख लो। अब गन्ना जहां होगा वहां चीनी जाता होगा, नालायकों में कॉमन सेंस तो है नहीं। नहीं ज्यादा, महाराष्ट्र यूपी के अंदर तो लड़ाई चलती है, इसके आंदोलन होते गन्ने की खेती के लिए। पहले था यूपी, हाँ आंदोलन होता है क्योंकि गन्ने की फसल के ऊपर विद्रोह हुआ था, किसान आंदोलन के बाद इवेंट्स, मूवमेंट चला था, प्रोटेस्ट चला था। गन्ने की चर्चा को लेकर यूपी चर्चा में रहता है। क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन लिखो आप। हाँ पहले मुझे लिखाने दो, फिर बाद में क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि लिखाने के बाद चर्चा रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट रहेगी आपकी। तो ये बात लिख रही बेसिक है, चारों इंपोर्टेंट है, चारों को इंपोर्टेंट कर दो। मोस्ट 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 कोई सा पूछ लेगा, पहला पूछ के आपको राज्य पूछ लेगा, बताना आपको कि मछली में कौन सा है, सब्जी में कौन सा है, फल में कौन सा है, चीनी में कौन सा है।
तो हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक्स क्वेश्चंस निकाल रहे थे करंट के, चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। आगे देखो, इसमें इनकी भी थोड़ी बात कर लो। ये इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इनको स्पेशल नहीं ले रहे। एमपी की जो राजधानी बेटा वो भोपाल है। क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज चौहान। इतना ही करना भी, क्योंकि इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं। एक आप जम्मू कश्मीर कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी बेटा हुआ श्रीनगर। इसका क्वेश्चन आज तक एग्जाम में है। श्रीनगर जो यहाँ पे राजधानी है, ये झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। झेलम नदी के किनारे इसकी राजधानी है। जम्मू कश्मीर का कोई सीएम नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, परिसीमन चल रहा है। हाँ, अरे तो अब लड़ेंगे ना भाई। 317 उठाने के बाद तो चुनाव हुए नहीं भाई। वहां पे महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। अरे पहले किसकी सरकार थी? पता है ना सभी को। तो वहां पे गुपकार गैंग चलता है। गुपकार गैंग की जो डेमोक्रेसी है, जो पाकिस्तान मैंडेट आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी है। तो इसलिए 317 को उठाया गया था, क्योंकि हमारा देश एक था लेकिन संविधान दो थे। और दूसरा संविधान था वो जम्मू कश्मीर का था, जिसके चैप्टर 11 थे, जिसमें 156 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 156। जब लंबी बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, तब आपको मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, भारत का विलय पत्र पढ़ेंगे। भारत के विलय पत्र के अंदर पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर 370, जिसमें आपको 1949 की दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, 1952 की दिल्ली कॉम्प्रोमाइज, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। 1957 में हम 370 इंप्लीमेंट कर देंगे, जिसको मोदी सरकार हाल ही में 2 साल पहले, पता ना सभी को, अरे पता ना सभी को, 5 अगस्त के लगभग इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, शून्य कर दिया था। समझ में आ गई बात? जिसका खंड एक बचा हुआ, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया है। अब एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक प्रधानमंत्री। समझ में आ गई बात? तो ये आने वाले समय में पढ़ेंगे। 370 पहले इन चीजों में स्पेशल था, अब स्पेशल नहीं है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती है बेटा, वो श्रीनगर होती है। और सर्दियों की जो राजधानी होती है, वो होती है जम्मू तवी। क्या नाम बोला मैंने? जम्मू तवी। तो आप चाहो तो इसमें नॉलेज के लिए लिख सकते हो, शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी जिसका नाम है जम्मू तवी। अरे क्या नाम है? तो ये बेसिक्स मैंने बता दिया है। तो पहला रैंक इसमें मिशन अमृत सरोवर में इसका है, फिर एमपी का है, फिर जम्मू कश्मीर का है, राजस्थान के बारे में सब कुछ पता है आपको। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है, पता होना चाहिए। कलराज मिश्र, अरे कौन है भाई? कलराज मिश्र। ये बात आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? स्टेट लेवल की। और स्टेट लेवल में आपको सीधा सा राज्यपाल का क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आ गई बात? पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? गुरमुख निहाल सिंह। आरएस तक ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, पूछा भी गया है। और राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड। कौन थे? मान सिंह सेकंड। तो हमें गुरमुख निहाल सिंह का पता रखना है, हमें कलराज मिश्र का पता करना है। किसका पता करना है? हमें महिला राज्यपाल का पता करना है। किसका पता करना है? प्रतिभा पाटिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो महिला राज्यपाल रही है राजस्थान की पहले। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान के सीएम कौन है भी? मिस्टर अशोक गहलोत। कौन है? तो ऐसे राजधानी आपको सबको पता है, जयपुर है। तो ऐसे आप इन चीजों के बेसिक्स पता करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और आपको करना है। क्या बात रही कि आपने क्वेश्चन सीख लिया। अगले कुछ बुक्स की बातें करेंगे, जैसे रजनी के मंत्र। कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधी सीधी पूछ लेगा, जिनकी हम चर्चाएं कर लेते हैं करंट अफेयर्स में। रजनी के मंत्र बुक्स है, उनके राइटर साहब से पूछ लेगा। रजनी के मंत्र, रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखाकार कौन है? पुस्तक के ऑथर या लेखक कौन है? तो आपको इसके रजनी के मंत्र के जो बुक के जो लेखक है उनका नाम ध्यान रखना, पीसी बाला सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम ये नाम आपको पूछ लेगा। ऐसे एक किताब और लिखनी है, व्हील पावर। व्हील पावर इस किताब के जो लेखक है वो सोजर्ड मारिन है। ये किताब समझाता हूं मैं आपको। एक किताब वो लिखो इसमें, एक किताब लिखो इसमें, डू डिफरेंट।
टू डिफरेंट द अनटोल्ड, टू डिफरेंस द अनटोल्ड ध्वनि। ये बहुत अच्छी किताब है, ये किताब भी कई बार एग्जाम से पूछी गई। इसका पहला जो वर्जन पूछा गया था, जिस वर्जन के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत ने मूवी बनाई थी ध्वनि के ऊपर, वो किताब कई बार पूछी गई एग्जाम्स में। ये इसी की नया वर्जन है, टू डिफरेंस द अनटोल्ड ध्वनि। और इसको लिखने वाले दो व्यक्ति है, एक का नाम है अमित सिन्हा, क्या नाम है, अमित सिन्हा, और एक का नाम है जोय भट्टाचार्य, सॉरी भटनागर नहीं, भट्टाचार्य। एक बुक्स की चर्चा करेंगे, द जर्नी ऑफ ए नेशन, इसी को आपको समझने के लिए लिखना पड़ेगा 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द जर्नी ऑफ ए नेशन, 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बुक पक्का आएगी, ध्यान से सुन लेना, ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस बुक के जो राइटर है वो है संजय बारू। और एक बुक में और बता देता हूं आपको, दिलीप कुमार पे लिखी हुई है। दिलीप कुमार एक लेजेंड एक्टर थे। दिलीप कुमार, ये तो हो सकता है आपसे मजाक कर ले, तो आपको बता देना है। दिलीप कुमार इस बुक को लिखने वाले थी फैसल फारूकी। एक बार सुन लो, लिखना भी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली किताब है, सब बच्चे बोलेंगे रजनी के मंत्र, बोलो मेरे साथ। ये किताब भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ गई तो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगी। हर किसी से पढ़ी भी नहीं जाती, समझी भी नहीं जाती, भूल भी जाता है, और किताबें आती है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां पे पुस्तक, ये करंट की बुक्स बता रहा हूं मैं, जैसे नई पुस्तक का विमोचन या प्रकाशन होता है और वो किसी लीजेंड पर्सन पे होती है, और उस बुक को एग्जाम में पूछा जाता है। रजनी के मंत्र ये पुस्तक है, इसके लेखक है पीसी बाला सुब्रमण्यम, बोलो मेरे साथ। एक बुक है विल पावर, क्या पावर, और इसको सोजित मारिन ने लिखा था। किसने लिखा था? सोजित मारिन। अभी करंट की बुक है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये बुक छपते छपते 2-4 महीने खर्च हो जाएंगे, तब तक आप भूल जाओगे। उससे पहले आपको एग्जाम में डाल के पूछ लेगा, आप बोलोगे कि हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपको पढ़ना है। विल पावर, सोजित मारिन ने ये बुक लिखी है। आगे देखो, टू डिफरेंस, बोलो मेरे साथ, टू डिफरेंस द अनटोल्ड ध्वनि। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको लिखने वाले दो व्यक्ति हैं, अमित सिन्हा और जोय भट्टाचार्य। कौन है? और ये किताब लगभग, देखो ये किताब और ये किताब तो आपको हमेशा याद करनी है, सोच लेना कान खोल के। आप जो भी पेपर्स दोगे उनमें पूछी जाएगी किताब, द जर्नी ऑफ ए नेशन, एक देश की यात्रा, 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक अर्थव्यवस्था को लेकर 70 साल से चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। अरे कितनी साल से चल रहा है? 75 साल से। तो इसका पहले जो राइटर है संजय बारू, संजय बारू की पहले भी कई सारी बुक्स आ चुकी है, कई सारी बुक आ चुकी है, इसकी बुक्स पूछी जाती है। ये रेलवे का तो फिक्स क्वेश्चन है, जैसे सलमान रुश्दी की बुक पूछी गई है, अरुण शौरी की पुस्तक पूछी गई है, चेतन भगत की पुस्तक पूछी गई है। आपको पहले भी मैंने 2-4 बुकें लिखा रखी है, पता हो तो। अरे लिखा किया ना, थर्ड एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, याद आ रहा होगा कुछ? तो ऐसे इन बुक्स को वहां पे मेंशन कर लेना या अलग से लिख लेना, लेकिन याद जरूर करना है। मैं एक बार समझा देता हूं किस पुस्तक के बारे में क्या बताया गया है और क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखो, रजनी के मंत्र, अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है। रजनी का मतलब रजनीकांत सुपरस्टार का नाम सुना होगा आपने। रजनीकांत साउथ इंडियन फिल्म सुपरस्टार है, जिनका एक स्ट्रगल रहा है। शुरू में वो बस कंडक्टर थे, क्या थे? तो उन्होंने जीवन की सादगी और जीवन की सही दिशा के तहत समाज के अंदर वो बन के दिखाया जो हर कोई बनना चाहता है।
और ये सारी रजनीकांत सुपरस्टार की स्टोरी है। इनको थलेवर कहते हैं, थलेवर। थलेवर का मतलब होता है नेता। और रजनीकांत की इतनी फैन फॉलोइंग है, साउथ इंडियन के हर घर में उनकी पूजा होती है। मरने के बाद तो कोई भी पूजा कर लेता, लेकिन जीते जी जिस स्टार की पूजा होती है वो है साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत। कौन है? इनकी 10 साल पहले एक बुक आई थी रजनी के पंचतंत्र, ध्यान से सुनना। इनकी पहले बुक आई थी रजनी के पंचतंत्र, बोलो मेरे साथ। समझ में आ रहा है कुछ? अब तो इजी हो गई है ना ये बुक, अब तो समझ में आ रहा है आपको। तो रजनी के पंचतंत्र के बाद अब नई बुक आई है रजनी के मंत्र। रजनी के मंत्र का मतलब इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सकारात्मकता में जिए, कोशिश करे, प्रयास करे, वो रोड से आसमान तक का सफर कर सकता है। वो पर्स से अर्श का सफर तय कर सकता है। ये बात रजनी के मंत्र के माध्यम से एक राइटर यहाँ पे पीसी बाला सुब्रमण्यम, इसने इस पुस्तक के अंदर सारी बातें लिख रखी है। और इसमें सारी बातें यहाँ पे रजनीकांत के स्ट्रगल से लिखी हुई है। किससे लिखी हुई है? स्ट्रगल से। क्योंकि वो इंसान चाहता तो वो पूरी जिंदगी बस कंडक्टरी कर सकता था ना। अरे कर सकता था, नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं, बस कंडक्टरी माध्यम था और उसे जाना तो कहीं और था, जहां जाना था आज वहां है। और ये बुक आपको, और जहां जो भी इनको पढ़ेंगे उनको यही मैसेज करती है, यही संदेश देती है कि रजनी के मंत्र, पीसी बाला सुब्रमण्यम यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो ये बुक आपसे पूछ लेगा और बुक के साथ साथ राइटर का नाम आपसे पूछ लेगा। ध्यान रखना, विल पावर। विल का मतलब, विल नहीं पता? विल पावर बेटा एक ऐसे छुपी हुई शक्ति जो हम सबके अंदर है ना। एक ही व्यक्ति पूरे देश की कमान संभालता है, एक व्यक्ति घर नहीं संभाल पाता, होता है ना। तो हमारी 100वीं शक्तियां होती है, देख रहे हो ना, 100वीं शक्तियां, छुट्टियां मार लेते हैं, ये क्या है? 100वीं शक्तियां हैं। इनको अर्थ नहीं पता पढ़ाई का। हो सकता है उनकी मजबूरियां हो सकता है कोई और कारण बन रहा हो, लेकिन कमी यही है कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें 10-5 ही क्यों लगते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि वो कई बच्चे 100वीं शक्तियों को निकाल पाते हैं, काम कर पाते हैं। और ये किताब कुछ इसी तरीके की किताब है, विल पावर। और इसको लिखने वाले कौन थे? सोजट मारिन। कौन है? सोजट मारिन। पक्का बता दोगे कौन है भाई? समझ में आ गई बात? आगे देखिए, टू डिफरेंस, डू का मतलब करना, डिफरेंस मतलब अलग। द अनटोल्ड धोनी, मतलब धोनी के बारे में अनकही कहानियां। क्या बोल रहा हूं मैं? मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, ऑनलाइन एक क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ धोनी के बारे में, पूरा का पूरा। पिछले साल भी इसके क्वेश्चन आ रहे थे, ओएसडी आपके चलता ना ये, अरे ये चलता ना, क्या बोलते हैं इसको, ये कौन से खेल चलते हैं? ग्रामीण ओलंपिक नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, जो हर साल आईपीएल। भाई आईपीएल की जो उपज थी, किसकी उपज थी? ललित मोदी की। अरे ललित मोदी बताया ना मैंने। और ललित मोदी का अभी प्यार प्रसंग चल रहा था किसके साथ? वो एक स्टार अपनी मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन का जो लवर है, प्रेमी है, जिसका नाम क्या है? ललित मोदी। और ललित मोदी ने ही आईपीएल शुरू किया था। और आईपीएल को असली जो पहचान और वहां तक पहुंचा है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी बड़ा रोल है। समझ में आ गई बात? तो 20 ओवर वाला जो मैच होता है, 50 ओवर वाला जो मैच होता है, इनके अंदर की जो पूरी कहानी है कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे क्या किया था। ये गरीब परिवार से थे। आपने अगर सुशांत सिंह राजपूत की महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि एक ही रेलवे के अंदर जॉब करते थे और इनमें हिडन टैलेंट था, क्रिकेट को बहुत अच्छा ये समझते थे और क्रिकेट में ही इन्होंने अपना कैरियर स्थापित किया और झंडे गाड़ दिए। और आज इन्हीं के नाम पे कई सारी बुक्स बन रही है। तो एक जो पहले वाली बुक थी वही अनटोल्ड स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी, जिसपे सुशांत सिंह राजपूत ने पूरी एक्टिंग की है, वो उसी बुक पे थी। और अब जो नई बुक आई है, हो सकता है इस पे कोई और मूवी बना दे। तो यहाँ पे टू डिफरेंस टू द अनटोल्ड धोनी, ये लिखने वाले दो व्यक्ति है, अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य। क्या 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 नाम है? और जॉय भट्टाचार्य। पक्का बता दोगे? आगे देखो रे, द जर्नी ऑफ ए नेशन। द जर्नी का मतलब होता है यात्रा, ऑफ ए नेशन, एक देश, नेशन बोलते हैं राष्ट्र को, एक राष्ट्र की यात्रा। कैसी यात्रा? 75 ईयर्स यानी 75 साल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन मतलब भारत, इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र, मतलब अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी किसको बोलते हैं? अर्थव्यवस्था को।
अरे किसे बोलते हैं? तो एक देश की वो यात्रा जिसमें 75 साल से चली आ रही इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और ये सारी बातें लिखी किसने है? संजय बारो ने। किसने लिखी है? अब संजय बारो इसी पुस्तक के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा एक देश अंग्रेजों से गुलामी मतलब गुलामी को छोड़ के स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद इसने कृषि स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया, यहाँ पे इंडस्ट्री जो स्ट्रक्चर था उसको रिफॉर्म किया, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पे जो पॉवर्टी थी, इन सबको रिस्ट्रक्चर किया, रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करना मतलब सुधार करना। क्या बोलते हैं इसको? सुधार करना। और ये सारा इसका जो बेसिस रहता है, भाई एक घर की कंडीशन कब सही हो सकती है? जब उसकी इनकम अच्छी हो। समझ गए ना मेरी बात? भाई एक घर अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चीजें कब कर सकता है? जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो, तभी कर सकता है ना। उसकी इकोनॉमी ठीक हो। ऐसे ही एक देश ग्रोथ कब कर सकता है? जब उस देश की इकोनॉमिक ठीक ठाक हो। तो हमारे देश के अंदर देश को डेवलपमेंट करने के लिए रूस से एक योजना ली गई थी जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। क्या लिया गया था? समझ में आ गई बात? पंचवर्षीय योजना हमारे इंडिया के विकास का आधार थी, और एक सब्जेक्ट को लेके 5 साल उस पर काम करना था। और ऐसे हमने 12 योजनाएं चलाई, और 12वीं योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग। योजना आयोग की क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अरे कौन होता है? योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। समझ में आ गई बात? तो आपको ध्यान रखना है, ये इन्हीं बेसिस पे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करवाया जा रहा है। और ये सारी कहानी है इससे पहले, मतलब 75वां साल चल रहा है। आपको पता है आपने 75वां अमृत महोत्सव बनाया है। क्या बनाया है? हर घर तिरंगा, ऐसे कुछ मूवमेंट चल रहे हैं ना। अमृत महोत्सव चल रहा है ये। और अमृत महोत्सव देखो क्या होता है कि किसी भी चीज को आप ध्यान रखना लाइफ के अंदर, आप खुद भी कोई डेटा तैयार कर रहे हो, अगर किसी चीज को 25 साल हो रहे हो, 50 साल हो रहे हो, 75 साल हो रहे हो, 100 साल हो रहे हो, 125, 150, 175, 200, अगर ऐसे किसी साल मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, पक्की बात है 50 साल का, 75 साल का, 24 साल का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है बनेगा। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, चाहे वो किसी महापुरुष की जन्म तिथि क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति जन्म तिथि के अकॉर्डिंग 100 साल का हो गया है तो उसकी तिथि इंपोर्टेंट हो जाएगी, अगर वो महापुरुष है तो। समझ गए मेरी बात? तो ये ऐसे चलता है। तो यहाँ पे इंडिया इतना बड़ा हो गया स्वतंत्र होने के बाद। कितना बड़ा हो गया है? इतना बड़ा। और इसकी कौन सी यात्रा है यहाँ पे? इंडियन इकोनॉमी जर्नी। कौन सी जर्नी भाई? इंडियन इकोनॉमी जर्नी। पता है सभी को? अरे बता दोगे? अब तो ये बुक्स मुश्किल नहीं लग रही है ना? लग रही है? आगे देखो, तो ये बुक आपको हमेशा के लिए याद करनी है। द थर्ड पिलर रघुराम राजन की बुक लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी लिखाई थी या नहीं लिखाई थी ना। जैसे मन की बात किसकी है? राजेश अब जैन। अरे भूल गए क्या? मन की बात मोदी जी करते हैं ना, लेकिन मोदी जी सब्जेक्ट थोड़ी तैयार करते हैं। उसको तैयार करने वाला जो आदमी है उसका क्या नाम है? राजेश जैन। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति कुछ ऐसी ही है। आप सोच रहे हो कि न्यूज पढ़ के सारी चीजें कर लोगे ना, बहुत सोचना पड़ेगा, इनसाइड स्टोरीज को निकालना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चंस की अप्रोच बनेगी आपकी। आगे देखो यहाँ पे दिलीप कुमार आपको पता है सुपरस्टार थे। हमारे जमाने के तो नहीं, लेकिन हमारे पापा जी के जमाने के सुपरस्टार थे दिलीप कुमार, जो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने बाद में नाम रखा था बॉलीवुड नाम दिलीप कुमार, जो एक लीजेंड एक्टर है नहीं थे। इनका तो पुश्तैनी मकान था, वो पाकिस्तान में थे। इंडिया में आके इन्होंने दिलीप कुमार नाम से कई सारी फिल्मों को बनाया। और मूवीज होती है वो समाज का आईना होती है, और समाज के उन दृश्यों को दिखाने का प्रयास किया जो सच में समाज की पीड़ा है, समस्या है, दर्द है। समझ गए मेरी बात? और ऐसे सुपरस्टार का पिछले ही साल मतलब इसी साल लास्ट में हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, पता है सभी को। और इन्हीं के ऊपर एक बुक लिखी गई है दिलीप कुमार फैसल फारूकी ने। किसने लिखी है? फैसल फारूकी। बोलो मेरे साथ। तो कई बार बॉलीवुड के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वहां पे इस बात का जवाब हमारे पास होना चाहिए कि दिलीप कुमार की फैसल फारूकी जो बुक है, और ये बुक किसके ऊपर है? दिलीप कुमार शाहरुख खान को अपना बेटा मानते थे। किसको? शाहरुख खान को। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी को लेके, इसकी विरासत को लेके कई सारे क्वेश्चन, क्यूरी, डिस्प्यूट्स, कंट्रोवर्सी चल रही है। हमें उसमें नहीं जाना, हमें तो इतना पता होना चाहिए कि दिलीप कुमार की जो लाइफ पे बुक लिखी गई है वो किसने लिखी है? फैसल फारूकी ने। अरे किसने लिखी है?
अब करने को तो मैं इसकी बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन हमें क्या करना है, काम तो आनी नहीं है। काम तो इतनी आएगी कि दिलीप कुमार जो बुक लिखी हुई है, किसकी लिखी है, फैसल फारूकी। भाई सुपरस्टार था, लेजेंड पर्सन था, कोई ऐसा वैसा था नहीं। समझ गए? लेजेंड का मतलब मानवीय चरित्र में परिपूर्ण, उसको बोलते हैं लेजेंड। क्या बोलते हैं? लेजेंड। समझ में आ गई बात? आगे लिखो, लिख लेना ये सभी बुक्स। एक क्वेश्चन लिखो आप सब बच्चे, भारत का कौन सा चिड़ियाघर, भारत का कौन सा चिड़ियाघर भारत का कौन सा चिड़ियाघर पूरे देश में शीर्ष पर रहा है? भारत का कौन सा चिड़ियाघर पूरे देश में शीर्ष पर रहा है? भारत का कौन सा चिड़ियाघर, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, ध्यान से सुन लेना कान खोल के। नहीं करोगे आप तैयार, मुझे पता है आप लग शेर वो ला के पढ़ लोगे, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत का कौन सा चिड़ियाघर, आगे क्या बोला मैंने, कौन सा राज्य है? तो चिड़ियाघर का नाम और राज्य का नाम आना चाहिए, तो लिखो दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग ए क्या होता है, सुनता नहीं है क्या? क्या हो गया? कुंभ के मेले में बिछड़ तो नहीं गए थे? पता कर लो दोनों कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए हो फिर मिल रहे हो क्यों? तो दोनों गधे हैं, तो तभी नहीं बोलते। बड़ा खुश होता है, देखो गधा बोलते तो पीठ तो पा रहा उसकी है। क्या दिक्कत ना है? क्यों, तू गधा नहीं है? कई होते ना ऐसे क्वेश्चन, मजाक करते होंगे आपसे। बोला तुमसे एक क्वेश्चन पूछो, बोला पूछो, बोला हाँ या ना में जवाब देना है। बोला तूने मंदिर के बाहर से चप्पल उठाना बंद कर दिया? हाँ बोला तो फंस गया, ना बोला तो फंस गया। समझ गए ना? तो मैंने ये तो बोला गधा है, तो बोला नहीं था, बोला हाँ। समझ गया ना मेरी बात? दोनों बेटे चंगू मंगू हो गए ना, लाइक। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, उत्तर हो जाएगा इसका दार्जिलिंग चिड़ियाघर। अरे क्या उत्तर है इसका? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग चिड़ियाघर, ध्यान से सुनना, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। और दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्पेशल बात पढ़नी है आपको, ये कहां पे? पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल भारत का वो राज्य है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो करंट जीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप डेली हमेशा किसी ना किसी स्टेट की बेसिक चर्चा करते रहते हो ना? नहीं करते हैं क्या? लगता है जैसे अब भी यूपी जाके आए हैं, ऐसा ही तो लगा। हमें क्या मतलब था लखनऊ को हम क्यों जाते हैं? क्वेश्चन का भी यही परफॉर्मा होता है एग्जाम्स के अंदर आने का। क्वेश्चन हमारा ये था, भारत का कौन सा चिड़ियाघर, जिसमें कौन सा चिड़ियाघर शीर्ष पे रहा है, किस राज्य का रहा है? क्वेश्चन इसी टाइप का था ना? तो यहाँ पे ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर, दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला हुआ पड़ा हुआ मेरा। दार्जिलिंग की चाय भी प्रसिद्ध है, पता हो तो। दार्जिलिंग, क्या बोला मैंने? दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग की चाय को मिला है जीआई टैग। कब मिला है? 2004 में। ये कानून कब आया था? 1999 में। कब आया था ये? जीआई का मतलब फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। बोलो मेरे साथ, भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई बात? तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग है, और पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आज हम फिर इसका एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दार्जिलिंग की चिड़ियाघर भी दुनिया में, भारत में सबसे शीर्ष पे, टॉप पे है। और ये कहां का चिड़ियाघर है? पश्चिमी बंगाल। तो लिखो पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है वो है कलकत्ता।
क्या है? और कलकत्ता है हुगली नदी के किनारे, हुगली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हुगली नदी के किनारे। अरे किसी किनारे? हुगली नदी के किनारे। एक बात और पूछ लेगा इसके अंदर, सीएम गवर्नर कौन है? ये भी देख लो एक बार। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भाई? कलकत्ता। और किस नदी के किनारे? हुगली। अरे कौन सी नदी? अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? शोक। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? तो ध्यान से देख लेना, दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी। आपके अगर नेशनल जीके बनेगा करंट अफेयर्स के अंदर, तो इंडिया में 3 ही नदियां हैं जो भ्रंश का निर्माण करती है। मात्र 3 ही नदियां हैं पूरी इंडिया के अंदर भ्रंश का निर्माण करती है, जिनमें एक नदी है दामोदर नदी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? पश्चिमी बंगाल के साथ पढ़ रहे हैं। अरे किसके साथ पढ़ रहे हैं? पश्चिमी बंगाल को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग चिड़ियाघर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समझ में आ गई बात? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पूरे भारत का शीर्ष यानी टॉप पे चल रहा है अभी, अच्छा है, बढ़िया है, यहाँ पे सब ठीक ठाक रह रही है चिड़िया आराम से। समझ में आ गई बात? वहीं पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता। और कलकत्ता किस नदी के किनारे? हुगली। और बंगाल को कौन सी नदी दुखी करती है? बंगाल को कौन सी नदी सजा देने का काम करती है? बंगाल को सजा देने का काम करती है दामोदर नदी। कौन सी नदी? ये कहां से निकलेगी? छोटा नागपुर के फटार से। छोटा नागपुर के फटार के बीचों बीच से निकलेगी, तो एक पटार बच जाएगा उसका हजारीबाग का पटार। अरे कौन सा पटार? और एक पटार बच जाएगा रांची का पटार। और इसी रांची के पटार से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जो मूल परिवार था बिहार से था, वो जाके रहने लगे रांची। अरे कहां रहने लगे? रांची भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पे स्थित है। कहां पे स्थित है? ये सारी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, आप ही के लिए बोल रहा हूं मैं। भारत का एकमात्र शहर जो कर्क रेखा पर स्थित है। कहां स्थित है? कौन सा? रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। किसकी राजधानी है? झारखंड का सबसे यानी जो पठार है, इंपोर्टेंट पठार है, महत्वपूर्ण पठार है छोटा नागपुर का पठार। वहां से दामोदर नदी निकलती है, और दामोदर नदी किसको दुखी करने का काम करती है? पश्चिमी बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। अरे किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने एक लाइन और बोली थी, ये क्यों बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, तीनों क्वेश्चन करंट में आते हैं। भारत की एकमात्र 3 नदियां, एकमात्र 3 नदी बोली है मैंने, चौथी नदी है ही नहीं, जो भ्रंश का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मतलब जमीन के साथ साथ नहीं बहेगी, जमीन का अपर्दन करके बहेगी, मतलब जमीन की खुदाई करके बहेगी, मतलब कटाव करके बहेगी। इसको बोलते हैं भ्रंश का निर्माण करना। क्या बोलते हैं? 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। बोलो मेरे साथ, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। बोलो मेरे साथ, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। और आपको इसमें जो एक नदी है यहाँ पे नर्मदा बोला है, इसका आपका एमपी का धुआंधार जलप्रपात पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वेश्चन आ रहा है, ये जलप्रपात ये है ना, ये सारे जंगलों वंगलों को बनाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो आप जाके देख लोगे, सारी क्वेश्चनों को 2 दिन बाद देख लोगे, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इतना मुश्किल तरीके से समझा नहीं रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात? फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए आप कि सर ये क्यों बता रहे हो, क्या कारण है, क्या मतलब, आएगा या नहीं आएगा? समझ गए? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं हुगली नदी की, हम बात कर रहे हैं दामोदर नदी की, और दामोदर नदी के साथ 2 नदियों को और जोड़ लिया, ताप्ती और नर्मदा को। अरे किसको जोड़ लिया? जो सतपुड़ा पर्वत को दोनों ओर से घेर रखा है। मैंने क्या बोला? ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियों ने सतपुड़ा, इसका नाम सतपुड़ा क्यों है? क्योंकि इसकी 7 चोटियां हैं। कितनी चोटियां हैं? और इस सतपुड़ा पर्वत को, जैसे मान लो ये पर्वत है, ये पर्वत है, उधर से तो नर्मदा आ जाएगी, इधर से ताप्ती आ जाएगी। भारत में एकमात्र पर्वत है ऐसा सतपुड़ा, इसको भारत का एकमात्र बलोक पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलोक पर्वत। क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है, आप चाहे कचरा पढ़ते रहो। समझ में आ गई बात? भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा। भारत की एकमात्र 3 नदियां कौन सी है जो भ्रंश का निर्माण करती है? दामोदर, ताप्ती, नर्मदा। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ताप्ती कहां से निकलती है? बैतूल के फटार से। जाती किसको? अरब सागर को। किसका निर्माण करती है? भ्रंश का। कौन सी संरचना बनाती है? एस्टोरी की संरचना, जिसको नदमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदमुख। मैं सारे क्वेश्चन बोल रहा हूं ऐसे कैसे?
तो यहां से आपको इन्हीं नदियों के माध्यम से आने वाली नदियों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया है, पहले ही चेता दिया है मैंने कि आप पढ़ो तो इन्हीं के बारे में ज्यादा पढ़ना। समझ गए ना? आगे देखो, इसमें शो किस नदी का कहते हैं? दामोदर नदी को। कलकत्ता किस नदी किनारे पे था? हुगली नदी के किनारे। आया कुछ समझ में? सुंदरवन डेल्टा अलग चीज है। सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती है वो निर्माण, देखो हुगली किसकी सहायक नदी है? हुगली गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई ना बात? तो गंगा नदी से ही पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के अंदर सुंदरवन डेल्टा बनता है। क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। डेल्टा अलग चीज है, सुंदरवन। सुंदरवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदरी, बोलो मेरे साथ। केसोरीना, मैग्रोव, बोलो मेरे साथ। केसोरीना, सुंदरी, मैग्रोव, ये इस प्रकार के वन पाए जाएंगे। और ये वन पाने का मतलब आप एक चीज समझ लो, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। इंडिया देखा है सबने? अरे भारत का ब्लॉक पर्वत कौन सा? सतपुड़ा। याद हो गई है बात? आज तो सामने देख लो। अब आगे देखो, इंडिया ऐसा ही नीचे से, इधर क्या है? अरब सागर, और इधर क्या है? खाड़ी। अरे यहाँ पे बांग्लादेश के लोग रहते हैं, बंगाली रहते हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी बोलती है इसको। और यहाँ पे बनता है सुंदरवन डेल्टा। ये एरिया है पूरा का पूरा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ध्यान रखना। इधर से जो नदियां आएगी वो हमेशा डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी? डेल्टा। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आपके में सारे वन रक्षक के बोल रहा हूं, सारे नेशनल डिफेंस की तैयारी करो वो क्वेश्चन बोल रहा हूं। इनसे बाहर क्वेश्चन बड़ा ही नहीं आ सकता। कंडीशन ये है कि आप इनको ध्यान से सुनो, सीखो। नहीं आता तो मेरे से पूछो। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वन डेल्टा है। ध्यान से सुन लो बेटा। इधर जो नदियां आएगी, मतलब यहां से कोई नदी बह के आ रही तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आएगी, नहीं लेके आएगी? तो वो कंकड़ पत्थर आके इसमें तो डालेगी ना। अरे डालेगी, नहीं लाएगी? और इसी अवस्था को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? इसका अध्ययन कहलाता है डेल्टोलॉजी। बोलो मेरे साथ, डेल्टोलॉजी। क्या कहलाता है? डेल्टोलॉजी। इतनी बात क्लियर हो गई? इधर जो संरचना बनती है बेटा, इसको बोलते हैं नदमुख। क्या बोलते हैं? नदमुख। इस संरचना को बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। यहां पश्चिमी घाट के पर्वत है, सह्याद्री पर्वतमाला बोलते हो जिसको। नर्मदा आ जाएगी, ताप्ती आ जाएगी, सह्याद्री शुरू हो जाएगी, पहली घाट नीलगिरी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, केप की मोरिन, कन्याकुमारी। समझ में आ गई बात? और अब यहां से कोई नदी बनती है तो थोड़ी सी दूरी पे ही ना। अब एकदम से कहां गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है ना। इससे जो रचना बढ़ेगी ना, यहाँ पे रचना जो आकृति, जिसको आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो। कहां पढ़ते हो? जियोमॉर्फोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा भू आकृति विज्ञान। क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान। समझ में आ गई बात? और इसी भू आकृति विज्ञान की एक संरचना है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या बोलते हैं? एस, ए आधा से, च और उ की मात्रा देख लो यहाँ पे, ए से चूरी। ये कईयों को तो समझ ही नहीं आता, पूछा गया है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा नदमुख। क्या बोलते हैं? नदी बनी, मुख बना के गिर गई। नदी बनी, मुख बना के गिर गई, इसी को बोलते हैं नदमुख। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्चुरी। बोलो मेरे साथ। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आईएएस तक। हर एग्जाम में आता है, आईएएस तक। छोटे मोटे में तो आता ही आता है, बड़े लेवल पे भी आता है। और इधर बनेगा डेल्टा, इधर बनेगा डेल्टा। और अब यहां पे मैंने बोला है सुंदरवन डेल्टा। क्या बोला है मैंने? सुंदरवन डेल्टा। सुंदर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। किस प्रकार के पेड़? अच्छा, सुंदरी नाम के पेड़ बनते कैसे हैं? सुंदरी नाम के पेड़ आपको उड़ीसा में मिलेंगे, पश्चिमी बंगाल में मिलेंगे, बांग्लादेश में मिलेंगे। होता क्या है? जब समुद्र में ज्वार भाटा आएगा, क्या बोला मैंने? जब समुद्र में ज्वार भाटा आएगा तो एकदम से, यानी ज्वार बोलते जल के उठने की क्रिया को, जब जल उठेगा तो धरातल पे आ जाएगा ना। जल आएगा, जब तक वो धरती पे रहेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई थोड़ा सा जल आया चला गया, ऐसा थोड़ी होता। बहुत सारा जल आता, समुद्र बड़ा है, बहुत सारा जल आएगा, धरातल पे जितनी देर रहेगा, और जितनी देर रहने से जो वनस्पति धरती पे बनेगी उसी वनस्पति का नाम है सुंदरी वन। क्या नाम है? सुंदरी वन। तो ये क्षारीय वनस्पति होती है। इसकी जो छाल होती है ना, नमक टाइप की होती है। किस प्रकार की होती है? क्यों होती है? क्योंकि समुद्रों का जल कैसा होता है बेटा? खारा। अरे कैसा होता है? तो सारी बातों के जवाब आपके पास तो है ना। अरे है या नहीं जवाब? तो ये सुंदरी वन बेटा ज्वार भाटे के कारण जो धरती के ऊपर ज्वार जल आया, और ज्वार जल जितनी टाइम तक रहा उससे जो पेड़ बने, वन बने, जंगल बने, इसीलिए इसी का नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम पड़ गया? भाई इसको बनाने में किसका रोल है? डेल्टा का रोल है।
अरे किसका रोल है? डेल्टा नहीं होता तो ज्वार भाटे का पानी नहीं आ पाता। ज्वार का मतलब उठना, भाटे का मतलब गिरना। ज्वार का मतलब उठना क्या? जल, और गिरना मतलब जल। कैसे? जैसे वो बोतल में पानी है क्या किसी बोतल में, बता दो। ज्वार भाटा बेटा ऐसे होता है, मतलब धरती ऐसे ऐसे होती रहती है ऐसे। अब यहाँ पे ये उठेगा तो पानी इधर आ जाएगा ना, इधर का पानी, और वापस नीचे गिर जाएगा। ये ज्वार भाटा है। और ज्वार भाटा की अभिकारक के रूप में काम करते हैं सूर्य और चंद्रमा। कौन करते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम सुना है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम यह है कि जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। तीनों एक सूत्र में हो गए। बीच में रहेगा वो छुपा लेगा, एक को रहेगा ना। जब बीच में जो चीज आएगी उसी को ग्रहण लग जाएगा। रटने की बात ही नहीं है, रटने की बात ही नहीं है। कुछ समझ में आया? तो सुंदरबन डेल्टा बेटा ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे 3-4 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मैंग्रोव, केसुरीना और सुंदरी। केसुरीना बोला है मैंने, केसुरीना। ये एसआई में है तो राजस्थान एसआई के अंदर ये क्वेश्चन। केसुरीना और मैंग्रोव। मैंग्रोव वन आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेंगे और गुजरात में भी मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? गुजरात। समझ में आ गई बात? अरे समझ गए ना मेरी बात? तो आप जब खंबात की खाड़ी पढ़ोगे, आप गुजरात का वन क्षेत्रीय पढ़ोगे, वन अभ्यान में पढ़ोगे, तो वहां पे ऐसे पेड़ पाए जाएंगे। जैसे आपके सबसे ज्यादा पेड़ों की जानकारी पूछेगा राजस्थान ज्योग्राफी के, इंडिया के भी क्वेश्चन आएंगे, इंडिया के इनमें से क्वेश्चन आएंगे। और मैं गारंटी है, वीडियो चल रहा है, मिला के बताऊंगा। कंडीशन इतनी सी बेटा गलत करके मत आ जाना। समझ में आई ना बात? कर लोगे सब? बहुत सारी चीजें बता दी मैंने, एक चीज के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बता दी मैंने। लिख लिया सबने? लिखो अखिल, अखिल, अखिल हिंदी भाषा सम्मेलन, अखिल हिंदी भाषा सम्मेलन, अखिल हिंदी भाषा सम्मेलन की मेजबानी, अखिल, आगे क्या बोला? अखिल हिंदी भाषा सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने की है? भारत के, ऐसे ऐसे बताएगा तो, भारत के किस शहर ने की है? ये आप लोगों का पता चल रहा है मुझे। मैंने 14 सितंबर की बातें की थी, हिंदी दिवस की बातें की थी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मैंने ये भी कह के छोड़ा था कि इससे रिलेटेड कोई सारी बातें और देखना। डे तो लिखाए थे, चर्चा तो मैं एक ही कर ही रहा हूं, पर डे कर रहा हूं ना, तभी तो योजनाओं को पेंडिंग कर दिया मैंने, होल्ड कर दिया। भाई योजनाएं तो लास्ट तक कर लेंगे अपन, वो तो फिक्स करना ही करना है उसको, लेकिन वो कराऊंगा तो ये रह जाएगा, याद नहीं होगा आपको। तो यहां पे मैं बात बता रहा हूं, इसकी मेजबानी की थी सूरत गुजरात ने। किसने की थी? और इसके जो मेन अध्यक्ष थे उस समय अमित शाह, जो भारतीय गृह मंत्री है। तो लिखो सूरत गुजरात ने की, सूरत गुजरात। भाई साहब ये इंपोर्टेंट है। अब इंपोर्टेंट क्या है? जो विद्वान यह सोचता है कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, उसको मेरी एक बहुत ही शानदार सलाह है, ज्यादा पढ़ने से नहीं, सही चीजें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। 14 सितंबर सबने पढ़ा, 14 सितंबर की बेसिक बातें भी सबने पढ़ी, और 14 सितंबर के तहत आपको अनुसूची 8 पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल 343 पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 17 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आपका नवंबर में एग्जाम है तो संविधान का चैप्टर नंबर 17 इंपोर्टेंट है। आपका नवंबर में एग्जाम है तो कर्नाटक की कन्नड़ भाषा इंपोर्टेंट है। कन्नड़ भाषा को लेके 14 सितंबर को वहां पे प्रोटेस्ट किया गया था, और पूरे कर्नाटक के अंदर कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने की मांग की गई थी। अरे किसको? कन्नाडा को। कन्नाडा नहीं, कन्नड़ बोल रहा हूं, कन्नाडा देश है नालाई को, कन्नड़। एक वर्ड भी बोला था मैंने, करंटीला, याद आ रहा है? वो मैंने कोड छोड़ा था आप लोगों के लिए, और पे तो नहीं छोड़ा था ना मैंने। पता, इससे ये पता चलता है कि तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तुम तो बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल बेवकूफ हो, आपको नौकरी की तड़प ही नहीं है। तो थोड़ा सा आप भी प्रयास किया करो कि सर जो पढ़ा रहे ठीक पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए? या अंधविश्वास भक्त हो आप? डेटा वेरिफिकेशन किया करो, इससे डेटा सही हो जाएगा, डेटा अच्छे से हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्वेश्चन के जवाब बन जाएंगे आपके पास।
तो ध्यान रख लेना, भारत की किस भाषा को लेके विरोधाभास चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है? कर्नाटक की कन्नड़ भाषा को लेके। किस भाषा को लेके? और अखिल हिंदी भाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सूरत में। कहाँ पे? गुजरात में। अरे कहाँ पे? पता सभी को? और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। और गुजरात ऐसा स्टेट है भारत का जहां से क्वेश्चन आए कोई बात ही नहीं बनती। महात्मा गांधी कहां से थे? गुजरात से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से थे? से। 31 अक्टूबर आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? 31 अक्टूबर को भारत यूनिटी दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भारत एकता दिवस। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे से रिलेटेड है। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो गुजरात में बना गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बोलो मेरे साथ, जिसकी हाइट है 182 मीटर, जिसके आर्किटेक्ट रामवन सुतार, जिसने 50 साल के करियर में 40 बड़ी मूर्तियां बनाने का जो काम किया था वो किया था रामवन सुतार ने, जिनमें एक मूर्ति है भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। उस मूर्ति का नाम, उस मूर्ति का आर्किटेक्ट कौन था? रामवन सुतार। कौन था भाई? क्वेश्चन बोला सारा का सर, पूरे एशिया की नहीं पूरे विश्व की है। वैसे तो एशिया नहीं विश्व है। पहले चाइना में थी, महात्मा बुद्ध की थी, अब इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। साधु बेट टापू के ऊपर है, नर्मदा नदी का ही चक्कर आता है। किस नदी का? अब आपको पता चल रहा मैं नर्मदा ताप्ती क्यों बोल रहा था, पता है ना? हर लाइन में क्वेश्चन बोलता हूं मैं, हर लाइन में। तब आपको बोलता हूं कि इस क्लास को मिस मत करना, मत करना, मत करना। जो गधे आज क्लास नहीं है उनका